Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 9th history chapter number 1 the French Revolution. आज हम करेंगे पार्ट सेकेंड द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। तो इससे पहले हम ना इम्पॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। डेट्स याद करनी मुश्किल लगती है, मगर एक ही प्लेस पे आपको सभी डेट्स मिल जाए ना तो ये याद करना ना आपके लिए ईजी हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हो। 1774, तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज जो लुइस 16 थे बिकम किंग ऑफ फ्रांस, तो ये फ्रांस के किंग बने थे 1774 को। फेसिस ऑफ एम्प्टी ट्रेजर एंड ग्रोइंग इन डिसकॉन्टेंट विद द सोसाइटी ऑफ द ओल्ड रिजाइम, तो क्या जी उसको खाली खजाना मिलता है और जो ओल्ड रिजाइम सोसाइटी है उसके से वो बिल्कुल असंतुष्ट थे। ओके, 1789 ए कॉन्वोकेशन ऑफ द स्टेट जर्नल Third Estate forms a National Assembly and a Bastille is stormed. Pigeon revolt in the countryside. तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ 1789 में, तो बहुत से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। एक तो कॉन्वोकेशन हुआ था एस्टेट जर्नल का, ठीक है। थर्ड एस्टेट है, जो थर्ड एस्टेट है हमने पढ़ा था ना प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था। जो थर्ड एस्टेट है उसने नेशनल असेंबली बना ली थी। जो बेस्टाइल है, बेस्टाइल जेल है, उसको इज स्टॉम्ड, तो ये पीजेंट्स ने भी एक कंट्री साइड जो देहाती इलाका है, गाँव का इलाका है, ग्रामीण इलाका है, उसमें रिवोल्ट शुरू कर दिया था पीजेंट्स ने। आगे है 17 सॉरी फॉर दैट 1791, a constitution is framed to limit the power of the kings and to guarantee a basic rights to all human beings. तो 1791 is also very important date because इस year जो constitution था किसका? फ्रांस का, क्योंकि फ्रांस के बारे में पढ़ रही हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है फ्रांस का, जिसमें पावर होती है किंग्स की वो लिमिट की जाती हैं और जो राइट्स होते हैं ऑल ह्यूमन को वो ग्रेंटेड किए जाते हैं कि सबको मिलने वाले हैं राइट्स, सभी को मिलेंगे अधिकार। देन 1792 से लेकर 1793 फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। ओके, द किंग इज अ बिहेडेड, तो किंग की हत्या कर दी जाती है, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है 1792 एंड 3 में। ओवरवेलम ऑफ द जैकोबियन रिपब्लिक आ डायरेक्टली रूल इन फ्रांस, तो डायरेक्टली रूल आ जाता है फ्रांस में, यानी कि जैकोबियन रिपब्लिक ओवरथ्रो हो जाती है। 1805 में क्या होता है फ्रांस में? नेपोलियन बिकम द एम्परर ऑफ फ्रांस, यानी कि ये देखो पहले तो हमने देखा ना, ये देखो 1792 और 93 में तो ये रिपब्लिक बन गई थी। फिर ये देखो लगभग 10-11 साल के बाद जो नेपोलियन है वो फ्रांस के एम्परर बन जाते हैं और उन्होंने बहुत बड़ा पार्ट था यूरोप का उसको एनेक्स कर लिया था, कब्जा कर लिया था। देन 1815 में, यानी कि ये लगभग 11 साल ये भी हार जाते हैं वाटरलू की लड़ाई में। इम्पॉर्टेंट डेट्स है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं ये। तो अब हम आते हैं मुद्दे पे, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन आज का हमारा टॉपिक। लुइस 16 had to increase text for reason you have learned in the previous section। जो प्रीवियस सेक्शन था उसमें हमने पढ़ लिया है ये जो टेक्स्ट इंक्रीज क्यों करना चाहता था लुइस 16। हाउ डू यू थिंक ही कुड have gone about doing this, तो ये कैसे करेगा? इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजाइम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस, तो फ्रांस में ये ऐसा था ना, एक ओल्ड रिजाइम होती थी, वो मोनार्क के पास नहीं होती थी पावर के वो टैक्स को इम्पोज कर सके अपनी इच्छा से जितना चाहे। तो रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जर्नल विच वुड देन पास ही इज अ प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, तो फिर भाई उसको ना एक क्या करना पड़ा, मीटिंग बुलानी पड़ती थी। अगर कोई टैक्स बढ़ाना है तो अपनी मर्जी से थोड़ा भी चलो भाई इतना बढ़ गया भाई चलो लोग देना शुरू कर देंगे, ऐसे थोड़ा होता है। तो उसके लिए अपनी मर्जी नहीं चलेगी, तो उसके लिए उनको स्टेट जर्नल की मीटिंग बुलानी पड़ी और उसमें न्यू टैक्स के बारे में वो बात करना चाहते थे। द स्टेट जर्नल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी, ये जो स्टेट जर्नल है ये एक राजनीतिक के एक पार्ट है, बॉडी है, विच द 3 स्टेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें
उसमें ये तीनों स्टेट हमने पढ़े थे ना, फर्स्ट स्टेट एंड थर्ड, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं. हाउएवर द मोनार्क अलोन को डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी. मगर ये जो मोनार्क होता है, सेकेंड स्टेट का जो होता है राजा होता है, वो डिसाइड कर सकता है कि कब कोई मीटिंग बुलानी है. द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614. तो भाई ये 1614 को ये लास्ट टाइम हुई थी, ये जो इससे पहले, यानी कि अब तो सेकेंड टाइम बुलाएंगे, ये कब 1789 में, उससे पहले हुई थी ये 1614 में. ओके, तारीख भी याद देख लो, कर लेना. 5 मई 1789. Okay, Louis XVI called together an assembly of the state journal to pass a proposal for new taxes. तो क्या जी, वो असेंबली को बुलाता है सभी स्टेट के, क्योंकि वो प्रपोजल रखता है न्यू टैक्सेस का. रेस्पेडेंट हॉल इन द वर्सेलीज was prepared to host the delegates. तो क्या जी, जो वर्सेल प्लेस के पैलेस के बारे में हमने पहले पढ़ा था ना, तो वहाँ पे होनी थी ये मीटिंग. द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच. तो क्या जी, फर्स्ट स्टेट है उसमें से 300 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, और सेकेंड स्टेट है उसमें से भी 300 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं. ईच लिखा हुआ है ना, यानी कि दोनों में से. हु वर सीटेड इन द रो फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड, यानी कि ये बैठेंगे कैसे, इधर और ये इधर, है ना. तो ये देखो इधर, यानी कि इधर फेस टू फेस होगा उनका, ठीक है. तो ये ऐसे बैठेंगे वो, है ना. एंड हु वर हाँ जी, who were seated in a row facing each other in the two sides while the 100 members of the third state. तो अब देखिए, ठीक है, मगर जो थर्ड स्टेट के कितने मेंबर आएंगे, उनके आएंगे 1600 600 जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो थर्ड स्टेट के होंगे. फर्स्ट स्टेट के 300, सेकंड के 300, और जो थर्ड के हैं 600, यानी कि 600. ओके, ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक. उनको भी पीछे खड़ना होगा, उनको नहीं बैठने के लिए उनको जगह बनाई कोई. द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंट बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर. तो इसके जो मेंबर थे वो प्रॉस्पेरस, खुशहाल, जो मतलब पैसा वैसा था, उनके पास एजुकेटेड मेंबर थे. Peasants, artisan and women were denied entry in the assembly. जो peasant थे, किसान थे, आर्टिस्ट थे, वुमेन को अंदर एंट्री होने की इजाज़त नहीं थी. However, there are grievances and a demand were listed in some 40,000 letters which the representative had brought with them. Okay, voting in the state journal in the past had been conducted accordingly to the principle that each state had one vote. तो क्या सिस्टम था, वोटिंग तो होती थी भाई. वोटिंग होती कैसे थी, हमने पढ़ा है ना. जर्नल, ये जो असेंबली है, इसमें 3 स्टेट हैं, है ना. तो ये देखो, तीनों के पास एक वोट, सारे 300 मेंबर हैं, चाहे इसमें भी 300 मेंबर हैं, इसमें 600 है ना. तो इसके पास भी एक वोट है, इसके पास भी एक वोट है. इस तरीके से, ऐसा नहीं है भी ये 300 मेंबर हैं तो इनके पास 300 वोट होंगी, है ना. तो ये सिर्फ एक ही वोट है, इनकी सारे की होल की एक ही वोट है, इन सभी की एक वोट है, इन सभी की एक वोट है. ऐसे सिस्टम था, ठीक है. तो क्या जी, फिर क्या हुआ. हाँ, voting a state in the past has been conducting according to the principle that each state has the one vote. This time to Louis II was determined to continue the same practice. तो क्या जी, ये ऐसे चाहते थे कि भाई ये सेम प्रैक्टिस चलेगा, ऐसे ही होगा, यानी कि हाँ, सबके पास सिर्फ एक एक वोट का अधिकार होगा, यानी कि ठीक है, स्टेट के पास, नॉट अ सिंगल पर्सन की बात कर रही हैं. बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट द वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव अ वन वोट. तो ये जो, मगर जो थर्ड स्टेट है वो डिमांड कर रहे थे कि भाई अब वोटिंग सिस्टम इस आधार पे हो, जो एक पर्सन एक मेंबर एक वो वोट की वाला सिस्टम चाहिए हमें. तो दिस वाज ओनली द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, यही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है वो वर्ड बाय द फिलोसोफर लाइक रूसो. तो यही प्रिंसिपल लेके आए थे कौन, रूसो, अपनी बुक. कौन सी बुक थी, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेना. द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक है
किसने लिखी है? ये फिलोसफर, कहाँ के फिलोसफर? फ्रांस के। क्या नेम है? रूसो। क्या लिखा है उन्होंने? उन्होंने एक पर्सन एक वोट का बारे में यहाँ पे फिलोसफी दी थी। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, मगर जो किंग है वो उसने तो भाई इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन द प्रोटेस्ट। तो क्या जो जब उसने भाई रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को, जो थर्ड स्टेट के मेंबर हैं वो चले गए असेंबली के बाहर। The representative of the third estate viewed themselves as a spokesperson for the whole French nation. जो ऐसे है ना, जो रिप्रेजेंटेटिव था इस थर्ड स्टेट का, वो ऐसे अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो होल फ्रेंच नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ऐसे ही है ना, जैसे हम भी रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं हमने ऐसे, तो ये ऐसे होता था सिस्टम। On 20 June, they assembled in a hall of the indoor tennis court in a ground of the Versailles. तो 20 जून को सभी इकट्ठा होते हैं, असेंबल होते हैं हॉल इंडोर टेनिस कोर्ट में वर्साइल में। दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली, तो वो अपने आप ही तो थर्ड स्टेट वाले नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। And swore not to disperse till they had a draft the constitution for France that would limit the power of the monarch। तो वही वो ऐसा पक्का इरादा बना लेते हैं भाई, अब तो हम क्या करेंगे भाई, फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर ही सांस लेने वाले हैं, तभी उठेंगे हम यहाँ से। ओके, जिसमें वो जो फ्रांस का जो मनार्क है उसकी पावर को लिमिट करेंगे। they were led by the Mirabeau and Abbessier। Mirabeau was born in, तो ये जो क्या एक मिराबियो थे, एक एबेसियर्स थे। जो मिराबियो थे ये बॉर्न हुए थे, इनका बर्थ हुआ था नोबल फैमिली में, but was convinced of the need to do away with the society of the federal privileges। तो मगर ये भी, चाहे भाई वो भी नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, मगर फिर भी ये इसमें जो ये थर्ड स्टेट की बातों से वो थोड़ा सा सहमत था। ठीक है, he brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembly at the Versailles। तो उन्होंने एक जर्नल लेके आए थे जिसमें वो स्पीचेस देते थे क्राउड्स की, जो वर्साइल्स पे होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज दिस इज द फिगर 5 द टेनिस कोर्ट ऑथ। ये देखो कितना ये ऑथ हो रही है ना, यानी कि शब्द ली जा रही है। द प्री स्केच ऑफ द लार्ज पेंटिंग बाय द जैक्यूस लुइस डेविड। द पेंटिंग वाज इंटेंडेड टू बी ह्यूज नेशनल असेंबली, यानी कि ये दिखाना रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जो पेंटर हैं आर्टिस्ट हैं कि नेशनल असेंबली कैसे भी हुई होगी, है ना। अबेसईज ओरिजिनली अ प्रीस्ट, जो अबेसईज थे वो एक प्रीस्ट थे। हु वाज एन इन्फ्लुएंस्ड पैम्फलेट कॉल्ड द व्हाट इज द थर्ड स्टेट। तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे एक पैम्फलेट से जिसका नेम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। ओके, कौन इन्फ्लुएंस हुए थे? अबेसईज। कौन थे वो? एक प्रीस्ट थे। ओके, while the National Assembly was busy at a Versailles drafting a constitution। जो नेशनल असेंबली थी वो बिजी थी, किस में बिजी थी? कहाँ वो थी? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ड्राफ्ट करने में। कहाँ पे बना रहे थे? वर्साइल में बना रहे थे। वर्साइल क्या है? एक पैलेस है। एंड द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सीज्ड विद अ टर्मोइल। अ सीवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट। तो बहुत विंटर, सर्दियों के कारण क्या जी, बहुत ज़्यादा उनका वो हार्वेस्ट भी बहुत ख़राब हुआ। प्राइस थे ब्रेड के वो अब फिर और बढ़ गए, और बेकर एक्सप्लॉइट सिचुएशन एंड हार्डर सप्लाईज। तो क्या जी, बहुत से ऐसे भी थे जो बेकर्स वगैरह थे, बनाने वाले थे, उन्होंने ना जमा करके रखना शुरू कर दिया, यानी कि वो होता ना सामान भी फिर महंगा करके बेचेंगे जब उनको पता चले भी फसल नहीं अच्छी हुई तो, है ना। तो आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्वीज एट द बेकरी, तो बहुत लंबे लंबे घंटों तक बेकरी पे उनको इंतज़ार करना पड़ता था। तो क्राउड है ना वो एंग्री हो जाती है। वुमेन स्टॉर्म इनटू द शॉप्स। तो क्या जी, वो भूचाल मचा देती हैं जो शॉप्स में वुमेन्स होती हैं। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर टू ट्रूप टू मूव इनटू पेरिस। जब भाई हड़कंप मच जाता है तो क्या जी, जो किंग है वो ट्रूप्स को भेजता है पेरिस में 14 जुलाई को। एंड एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टाइल, क्योंकि यहाँ पे बहुत तूफान मचा रखा है और बेस्टाइल को ये क्या कर दिया है, तोड़ फोड़ कर दी है। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम द विलेजेस टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड द बैंड्स ऑफ द ब्रिगेंड्स
who were to be the way the destroy the rice crops। तो ये भी एक र्यूमर फैल रही थी लोगों में, जो देहाती इलाके थे, ग्रामीण इलाके थे, कि भाई अब एक बड़ा सा वो आएगा, वो आएंगे, एक ग्रुप आएगा जो उनके जो पकी हुई फसलें ना उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। Catch in the frenzy of the fear, peasant in several districts sees a hose and a pitchforks and attracts a chatyux। तो ये manor and a chatyux का मतलब देखते हैं। chatyux क्या मतलब क्या है? ये castle और a stately residence belonging to the king or nobleman, यानी कि ये नोबल मैन का ये प्लेस है, रेजिडेंस प्लेस है। और ये मैनर का मतलब क्या होता है? एन estate consists of the lord's land and its and his mansion। तो क्या उसका जो महल है और जो लॉर्ड की एस्टेट है, उस जो लैंड है उसको मैनर बोलते हैं। ओके, मैं भी समझाऊंगी, मैं चिंता मत कीजिए अब, है ना। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन। तो क्या जी, जो उन्होंने लूट लिया, किसको लूट लिया? जो जमा किया हुआ था ग्रेन। एंड बर्नट डाउन अ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द मैनोरियल ड्यूज। जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबको जला दिया, ठीक है उन्होंने। अ लार्ज नंबर ऑफ द नॉवल फ्लैड फ्रॉम देयर होम। जो बहुत से जो नॉवल्स है वो अपने अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और माइग्रेट भी कर जाते हैं नेबरिंग कंट्री से, क्योंकि भाई जनता भड़क गई है, भाई डर लगता था, भाई भाग गए और कंट्री में। तो ये फेस्ड विद अ पावर ऑफ हिज रेवोल्यूशन सब्जेक्ट लुइस इन 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्नाइजेशन टू द नेशनल असेंबली। तो भाई अब लुइस 16 ने भी ये जो नेशनल असेंबली बनाई थी इनको भी रिकॉग्नाइज कर दिया एंड एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ हिज पावर एंड वुड फ्रॉम नाउ टू बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी कि वो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, On the night for 4th August 1789, an assembly passed a decrees abolishment of the feudal system of obligation and taxes। तो क्या जी, ये 4th अगस्त 1789 को क्या होता है, जो असेंबली होती है वो चाहती है ये जो फ्यूडल सिस्टम है उसको अबॉलिश किया जाए, है ना, और ये ऑब्लिगेशन और टैक्स का सिस्टम को अबॉलिश किया जाए। मेंबर ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। तो उनको भी फोर्स किया गया कि जो इनके जो प्रिविलेजेस हैं इनके भी कम किए जाएं। ओके, टीथेस वर अबॉलिश। जो टीथेस है, जो 1/10 जो पार्ट देना होता था प्रोडक्शन का, वो भी अबॉलिश किया जाए। जो लैंड ऑन्ड है, जो लैंड है चर्च के पास, वो भी ले ली जाए। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड अ जस्ट वर्थ 2 बिलियन लाइवर्स। तो क्या जी, ये जो गवर्नमेंट इतना जो पैसा लेती है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो द स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फियर। द मैप शोज हाउ बैंड्स ऑफ द पीजेंट्स स्प्रेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो पीजेंट्स है वो जाते हैं, वो देख सकते हो। ये क्या है, तो ये फ्रांस का मैप है ना। ये इधर है नीदरलैंड, इधर है बोलोग्ने, ये है ला मेंसे, ये बे ऑफ बिस्के है, ये स्पेन है, इधर ये मेडिटेरियन है, ये स्विट्ज़रलैंड है। तो ये रहा फ्रांस, ये देख रहे हो ना, ये रहा फ्रांस, है ना, ये देखो, ये हमारा फ्रांस है, ये फ्रांस का नक्शा है, ठीक है, ये जो बीच में है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ग्रीन कलर है, द रीजन नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर। ये वो वाले इलाके हैं ग्रीन वाले, जो वो वाले इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादा उनको डर नहीं है। ओके, ये जो ये ना, ये छोटे छोटे ये देख रहे हो, जो ये वाले इलाके जो ऑरेंज से कलर के से हैं, एरिया ऑफ एग्रीगेरियन रिवॉल्ट। जो एग्रीगेरियन रिवॉल्ट चले थे वो वाले ये हैं। ओके, 1789 में। और यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट, ये देखो छोटे छोटे पॉइंट देख रहे हो, ये वाले, ये क्या है, ये एपी सेंटर ऑफ द मेन पैनिक मूवमेंट। यहाँ से मूवमेंट शुरू हुई। ओके, ये वो वाले प्लेस हैं, यहाँ से मूवमेंट शुरू हुई। और ये जो एरो देख रहे हैं, ये स्प्रेड ग्रेट फियर। तो फिर क्या जी, उसके बाद ग्रेट फियर स्प्रेड होता गया। तो यहाँ से हुआ, ये देखो, ये प्लेस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आप देख सकते हो, ऐसे हुआ सब कुछ हो गया हमारा ये। देन आगे देखते हैं 2.1 में फ्रांस